Now B. PQR is a triangle in which Q is 2R. PQR is a triangle in which Q, two angle R के इक्वल है. हाँ, वो थोड़ी देर में हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. उसके सोने का टाइम होगा. If a line PS is drawn from vertex such that it bisects up from vertex से हमने क्या किया? एक PS ड्रॉ किया. ठीक है? और a line is drawn, it bisect QPR. ये दोनों एंगल इक्वल हैं. ऐसा दिया. तो PQ is equals to RS such that PQ, तो PQ भी दिया है और RS के इक्वल है. ये इसके इक्वल है. PQ is equals to RS and QPR plus QRP is equals to QPR. तो एंगल पूछा गया है, ये गिवन है, इतनी चीज गिवन है और साथ में ये भी दिया है PQ is equals to RS. ये सब गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल QPR और प्लस एंगल QRP इसकी वैल्यू क्या होगी. तो ये वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है, अगर आप खुद कैलकुलेट कर सकें तो इतनी चीज गिवन है. हमारे पास Q is equals to 2R दिया है. तो अब हम देखें कि एंगल Q प्लस एंगल QPR और प्लस एंगल R ये मिलके कितना होगा 180 डिग्री. तो Q की जगह 2R लिखा जा सकता है. तो Q की जगह 2 एंगल R लिख लो और साथ में ये बताया है ये दोनों साइड, ये साइड इसके इक्वल है, बाकी तो ये एंगल बाइसेक्टर है. अगर एक बात बताओ सुहाना, अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा तो क्या सामने की साइड भी बाइसेक्ट होगी? ये चंदन सही बताते हैं. देखो हमने तुमसे पूछा लेकिन चंदन ने बता दिया कि नहीं होगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हुआ तो क्या साइड बाइसेक्ट होगी? साइड नहीं बाइसेक्ट होती. ये नहीं कि हम एंगल बाइसेक्ट है तो चलो मोड़ मोड़ के तुम वहीं जाओ जहाँ साइड बाइसेक्ट होती है. ऐसा थोड़ी ना, अपने मन से नहीं कर सकते कंसेप्शन की. आइसोसेलेस में होगा, इसमें तो नहीं होगा ना हर एक में. तो यहाँ ये नहीं दिया है कि आइसोसेलेस है. ये यहाँ से तो वर्टेक्स लिया नहीं गया है. तो इस तरीके से बस ये एंगल का बाइसेक्टर है. अब जरा देखें कि and cuts QR at such that PQ is equals to RS, then it is equals to ओके. तो और हमें क्या दिया है? PQ RS के इक्वल दिया है. तो जो एंगल R है PQ is equals to RS. RS से कुछ पता चलेगा और ये दोनों एंगल इक्वल है. PQR is a triangle in which angle Q is equals to 2 angle R if a line PS is drawn. Now ऐसा दिया है. तो चलो अच्छा क्वेश्चन है. तो ओके, ये चीज इसके इक्वल और
इसको x ले लो, ठीक है। अगर इसको x लेंगे तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। अब 2x में हम इसका एंगल बाइसेक्टर ले लें, इसका खुद एंगल बाइसेक्टर करो। तो अगर ये दोनों x x हो गए, ठीक है, इन दोनों को y y ले लो, ठीक है। अब इन दोनों को y y लिया तो अब ये जरा देखिए सर वो 4x हो गया ना, कौन सा, ये x है, यानी जो q है वो r का डबल है। q एंगल कितना है, तो मैंने r को अगर x लिया तो इसका डबल कर दो, तो q 2x हुआ। और हमने क्या ड्रॉ किया बताइए, वी हैव ड्रॉन qt, तो ड्रॉ qt एज, qt ले लिया, तो ड्रॉ qt एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ q, एंगल बाइसेक्टर ऑफ q, एंगल q का बाइसेक्टर मिल गया। अब देखिए कि अच्छा, इसको थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाएं। तो एक हमने ये ले लिया, ऐसे ले लिया, ये y है, ये चीज क्या है, दैट इज x, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो गया x y, इसको x लिया था, इसको x लिया था, और इसको भी क्या लिया था y, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है कि नहीं, तो इसलिए q t p s और r। आप देखें नाउ, अच्छा ये x है और ये x है, तो क्या उनके सामने की साइड इक्वल होगी, दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये x है और ये x है तो QT किसके इक्वल हो गया, TR के इक्वल। सो नाउ ऐसा लिख सकते हैं कि TQR is equals to TRQ, TRQ. So this implies QT is equals to TR, यानी QT की वैल्यू TR के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, QT TR के इक्वल हो गया। अब पहले से कुछ चीजें इक्वल दी गई हैं, ये किसके इक्वल दिया है, TQ R S के, तो एक तो ये हमें पता चल गया, और एक है PQ और RS इक्वल है, PQ है इक्वल RS के, इतना हमें दिया। चलो अब देखिए कुछ और भी दिया है किसी ने, सर आपने x y के लिखा है, कहाँ पे, s के ऊपर x प्लस y, x प्लस y, उसको समझ ही नहीं आया, ठीक है। नाउ x है, भाई ये अभी हमें इसको देखने में समय लगेगा, ये मुझे बहुत ज्यादा वैसा लग रहा है। और बोलो दूसरा सवाल, 26 इसमें बन नहीं पा रहा, तो हमारे पास भेज देना ये क्वेश्चंस, फिर करेंगे, एक बार भेज देना, हम देखेंगे, क्योंकि ये ओलंपियाड के हैं सब, थोड़ा हमको भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। चलो सेट 3 निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 3 0.3 बार p by q के फॉर्म में है, तो इसे क्या होना चाहिए, 0.3 बार, इसे x ले लो, 0.3 बार, तो x को क्या लिख सकते हैं, 0.3333, तो बोलो 10x को क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार, 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर 10x में से x माइनस कर दें तो उधर इसमें से ये माइनस होगा, तो माइनस होने पे क्या बचेगा बताएं,
बात नहीं करो, ये बात समझ आई? ऐसे ही तो करते हो ना स्कूल में। यस सर। दूसरा मेथड ही बताते हैं, नहीं ऐसे करते हो ना, 10x माइनस एक्स, तो फिर x कितना हुआ 3/9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/3। सो इट्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस अस्मिता अस्मिता ये लो अमन line represented by equation passes through 214. How many lines can pass through 214? अभिषेक, अगर एक लाइन है x plus y is equals to 16, ये 214 से पास करेगी क्योंकि 214 तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 214 पॉइंट से और कितनी लाइन पास करेंगे? मैनी लाइन्स। तो दिस इज किसी भी एक पॉइंट से मैनी लाइन्स पास करती हैं, तो सी इसका ऑप्शन हो गया। थर्ड देखिए, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस। कनिष्का मिश्रा, तो अगर जिसका ऑर्डिनेट y को कहते हैं, जिसका y 3 हो और वो लाइन y एक्सिस पर हो, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी डी। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ आप बताओ। y एक्सिस पर है तो 3 0 तो हो ही नहीं सकती है, सर 0 0 होगी, तो और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और ये एब्सिसा है, तो एब्सिसा 0 होती है जो y एक्सिस पर होता है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ, इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप आर टेकन। तो क्लास इंटरवल अरविंद कहाँ लिए जाते हैं बताओ? हिस्टोग्राम बनाते समय क्लास इंटरवल कहाँ लेते हो? जैसे ऐसे कुछ किंक बना लेते हो, फिर ऐसे हिस्टोग्राम बनाते हो, तो क्लास इंटरवल y एक्सिस पे लेते हो कि x एक्सिस पे? बोलो। अच्छा अभिषेक, x एक्सिस, क्योंकि जैसे अभी तुम लोगों ने किया था ₹30 वाला क्वेश्चन किया था, तो 30 से 60, ये क्लास इंटरवल 30 to 60 कितने स्कूलों में है? 60 to 90, 90 to 120, ये सब तुमने कहाँ लिए थे? x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे? ये x एक्सिस है, y एक्सिस। सो क्लास इंटरवल्स आर टेकन अलोंग x एक्सिस पे तो लिए जाते हैं, बाकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वहां ली जाती है, तो इसको लिख लो, इट इज टेकन अलोंग x एक्सिस। सो ए, which of the following point does not lie on line? सुहाना, y is equals to 2x plus 3 पे कौन सा बिंदु निहित नहीं है? Which does not lie, जो इसे सेटिस्फाई न करे, रख के देखो। ऑप्शन डी। डी देख लेते हैं, 3 7 रख के देखते हैं। y is equals to 2, एक बार देख लें, तो 3 7 रखो, 7 is equals to 2 into 3 plus 3, तो 7 is equals to 6 plus 3, 7 is equals to 9 is false, ये false हो गया। So that is 3 7 does not lie on the given line. 3 7 does not lie on line. अगला देखिए, the total number of propositions, कितने propositions हैं? 465। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, तो इसका आंसर बी लिखो। 465 उन्होंने रूल्स दिए हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं प्रोपोजिशंस होते क्या हैं, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। सो व्हाट डज इट मीन बाय प्रोपोजिशंस? नाउ प्रोपोजिशंस का मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक काइंड का मैथमेटिकल स्टेटमेंट कोई प्रपोजिशन होता है। आर कॉल्ड propositions. Now, given the line L1, L2, L3 in figure, the value of x 140 degree. 120 degree
140 सही है। तो 7th देखो, हमारे पास 3 लाइंस हैं और तीनों ही पैरेलल हैं और ये 40 है। बात नहीं करो, तुम लोग बात कर रही हो। दैट इज ए बी एक्स, ए बी और एक्स है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो 3 लाइंस हैं L1, L2, L3 ये सभी पैरेलल दिए हैं। L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। तो हम ये कह सकते हैं कि A प्लस 40 डिग्री क्या है? क्या ये लीनियर पेयर है? यस सर। तो 180 डिग्री हुआ। तो इससे A की वैल्यू निकाल लो, क्या 140 डिग्री है? अब A इज इक्वल टू B, why it is so? A इज इक्वल टू सीधा X भी लिख सकते हैं, वो भी करस्पॉन्ड करेगा ही। दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल और संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसलिए X 140 डिग्री हो गया। द ऑप्शन A इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन देखिए, ABCD trapezium in which AB is parallel to DC एक इस तरीके का समलंब चतुर्भुज है और ABCD जिसमें AB किसके पैरेलल दिया है? DC के। ये गिवन है। और क्या दिया है? M and N are the midpoints of AD and BC। AD कर लो M और यहाँ N लो और इसको ऐसे मिला दो। तो if AB is 12 तो AB 12 है सेंटीमीटर, MN 14 है, MN देन CD तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट 69 इसको मिड पॉइंट लिया गया है। तो हमारे पास इससे एक परपेंडिकुलर डालो और आइसोसेलेस एंगल नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है ना, ऐसे ही कहा है। तो हम क्या करें, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दिया। इसको देखते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम के बारे में तो कुछ बताया नहीं कैसा ट्रेपीजियम है। ये अगर आइसोसेलेस कहता तो अब जरा देखो, मैं ऐसा ट्रेपीजियम बना दूं कि एक ऐसा रहे और एक ऐसा, तो और मिड पॉइंट ही रहे, तो जैसे अरविंद कह रहे हैं तो क्या बात सही मानी जाएगी? 12 सेंटीमीटर देख लो, नहीं गलत सही की बात नहीं, वो ये नहीं कह रहे ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो ये मिड पॉइंट होने से कोई और लंबा भी कर दे तो क्या ये ठीक होगा? 16 चेक करें इसका आंसर, इसका कोई मेथड होगा। सो लेट अस सी। मेरा भाई कोई मेरा जो डायग्राम है Now बात नहीं करिए बस। It is question number 8। तो हमें ये दिया गया है कि ए बी ये मिड पॉइंट है। अपना लॉजिक दे रहा हूँ। अब देखो सुन लो, AC को ज्वाइन करो और अगर AC को ज्वाइन करोगे और मिड पॉइंट से चले, ठीक है, और पैरेलल भी दिया है क्या? यस सर, AB is parallel to DC। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट दिए हैं, लेकिन वो ये नहीं दिया कि ना पैरेलल है। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया तो और वो ट्रायंगल भी नहीं है,
ठीक है। वैसे बीपीटी थ्योरम 10th की है जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है आंसर क्या आ रहा है? कि वो अलग बात है। दैट इज 12 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये इसके मिड पॉइंट्स हैं mn। तो मिड पॉइंट थ्योरम mn क्या है? दैट इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड सर आंसर क्या आ रहा है? 16। Now midpoint mn is equals to m कुछ और नहीं दिया है। mn and are the midpoints of AD and CD. AB is 12, mn is 14, mn 14 है, mp is half CD. ABC is a trapezium और ट्रेपेजियम है। नाउ एमपी इज हाफ CD। भाई तेरा लॉजिक के साथ देखो ये था मिड पॉइंट मैं अरविंद का आंसर भी आ गया। अरविंद बोल रहा है कैसे किया? डबल हाफ +2 यहाँ पे +2 हो गया, हो गया आंसर। अच्छा हाँ, 12 ऐसा logic नहीं होता है, plus मेरा 14 logic होता है है। ये। नहीं बात नहीं करो, बात नहीं करो। सो आगे बढ़ से मैं क्या करता ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं और 12 और 14 दिया है। इस 8th क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटीज होता है लेकिन वो 10th की थ्योरम है। तो अगर मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो हम कह सकते हैं कन्वर्स से कि ये मिड पॉइंट पे होगी और फिर ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो ये है उसका डबल ये होगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है कि नहीं? बट दिस इज हाफ ऑफ दिस, ऐसा कहा जा सकता है। और ये वाला इसका डबल ये होगा। बट ये चीज होनी चाहिए ना इसके पैरेलल है, तो पैरेलल नहीं दे रहा है। देखो जो पैरेलल वाली बात है कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया जाए वो बीपीटी है। इन ए ट्रेपेजियम द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड टू मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड, तो उससे क्या होगा? इस पैरेलल टू आइदर पैरेलल साइड्स। ये एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 10th की है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पैरेलल है। हाँ किया हुआ तो वो हाफ वही चीज है। सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ लेंथ्स। ये तो सिंपली लिख दिया है ना, तुम्हारी डिपेंडिंग half the sum of lengths। ये तो बात ही कर रहे हैं, तो बात क्यों कर रहे हो? So that is sides of trapezium, non-parallel sides is half the sum of lengths। Sum of lengths कौन सी हैं? Sum of lengths of non-parallel। हम इसको दूसरी तरीके से करेंगे। देखिए इस चीज को लिखो कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है? सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज पैरेलल। तो ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ना, इज पैरेलल टू आइदर साइड्स ऑफ आइदर ऑफ द पैरेलल साइड। इससे लिखो लाइन सेगमेंट, इसको हम आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, अगर कहा जाएगा तो प्रूव भी कर देंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अगर नॉन पैरेलल साइड्स को हमने मिला दिया, ठीक है, इस पैरेलल टू आइदर ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द, तो इसलिए दिव्या देखो इधर, तो अब हमारे में ये MP जो है MN पैरेलल हो गया। MN किसके पैरेलल हो गया? MN इज पैरेलल टू AB और इसके पैरेलल CD के भी पैरेलल हो गया। अब एक ट्रायंगल लो ADC, इन ट्रायंगल ADC। ये मुझे बताओ कि जो MP, M क्या मिड पॉइंट है?
मिड पॉइंट से चले पैरेलल पैरेलल चले तो क्या यहाँ भी मिड पॉइंट पे काटेगी? तो लिखो कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB और साथ में MP किसके पैरेलल है? DC के। जब पूरा ही इसके पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। एंड MP किसके पैरेलल है? DC। तो ये जहां कट करेगा तो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले तो जहां काटेगा वो भी तो पैरेलल होगा। तो P क्या हो गया बताइए त्रिशु? मिड पॉइंट ऑफ AC क्या मिड पॉइंट किसका? सर वो सो भाई ये किस थ्योरम से हुआ? क्या मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ? यस सर ये तो यस बोल ही देंगे। हाँ बोलो। मिड पॉइंट। हमें पता लगाना है ना कि समझ नहीं है कि सिर्फ यॉइंग कर रही है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आगे का इशू करवाओ। हाँ बताइए क्या लिखे? कनिष्का बोलो आगे क्या लिखे? हाँ बताइए अरविंद बोलो। मैं हाँ ठीक है। सो दैट दो चीजें दिव्या ने बताई। P इज मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ AC और एंड P मिड पॉइंट हो गया। हाँ तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट हो गया तो एंड ये P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये बात समझ आ गई? तो P मिड पॉइंट हो गया और MP क्या हुआ? हाफ ऑफ DC। ये जो होता है अब यहाँ भी मिड पॉइंट ये पैरेलल है तो पैरेलल से मिड पॉइंट पे मिल रही तो इसका हाफ भी तो होगा। तो हाफ ऑफ DC। और सिमिलरली अगर देखा जाए ABC में तो क्या M से चल रही है मिड पॉइंट से और पैरेलल पैरेलल चल रही है तब क्या होगा? इन ट्रायंगल ADC सो N इज मिड पॉइंट, N मिड पॉइंट है ऑफ BC। इसके आगे का त्रिशु बताओ, बिल्कुल इसी लाइन पे बताना जैसे किया। अरविंद बोलो। मयंक बाय द मिड नहीं, हाँ बोलो उत्कर्ष। सर P तो हो गया नहीं चलेगा। अभिषेक बोलो। AP is half of ऐसे DC नहीं, is half दिव्या of बोलो। NP is half of DC यस दैट इज मिड पॉइंट से नहीं होता है कन्वर्स लगाने के लिए। मिड पॉइंट है और साथ में ये इसके पैरेलल भी तो बोलो। NP is parallel to and NP is parallel to किसके पैरेलल है? AB। अब मयंक बोलो इसके आगे। सो NP is half नो, सो बाय कन्वर्स ऑफ NP, सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT। हाँ कनिष्का आगे बोलो। यहाँ से तुम बता दोगे। मुझे समझ नहीं आया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट नहीं आता है, बोलिए सुहाना। NP पहले लिखो P इज मिड पॉइंट। कन्वर्स से ये नहीं पता चलता है, कन्वर्स से पता चलेगा P क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। इज मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट हुआ? P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और इस तरीके से बोलो NP क्या हुआ? हाफ ऑफ AB। इतनी बात समझ आ गई? अब लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो, राइट में राइट वाला रहने दो, इन दोनों को जोड़ लो। तो ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। तो बोलो MP प्लस NP क्या हुआ? हाफ DC और half प्लस हाफ। AB लेकिन NP ये बताओ MP प्लस NP क्या होता है? दैट इज MN और हाफ DC की क्या वैल्यू है? कुछ दी है? नहीं दी है। और AB की 12 और MN की क्या दी है? 14 तो 14 इज इक्वल्स टू हाफ DC और प्लस 6 हो गया। तो 14 में से 6 कम करो, 8। तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ DC। तो 8 इज इक्वल्स टू हाफ DC और 16 इज इक्वल्स टू। इतना अरविंद ने अपने माइंड में किया और जो भी किया, लेकिन कम ये कैसे निकाला होगा सोचो। ऐसे लोग ओलंपियाड में जाते हैं, कितनी बड़ी बात कि। लेकिन इन्हें ये थ्योरम भी याद रही, ये जो
10th की है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, इज पैरेलल टू आइदर ऑफ द पैरेलल। टेक लगाओगे तो कैसे समझ में आएगा? टेक ही तो आधी फोर ब्रेन काम कर रही है। तो लाइन, इस सेंटेंस को बोलो तो बताएं आगे भाई। नॉन लिसनिंग इज नॉन लर्निंग, तो आप लाइन ही नहीं बोल पा रही, रिपीट करो। Line segment joining midpoint of non-parallel and हाँ बोलो मैं। Line segment joining midpoint of non-parallel side ऑफ ट्रेपेजियम of trapezium इज is parallel to either आइदर ऑफ द पैरेलल either साइड्स। of the parallel. तो इससे हमें पता चल गया कि इसको अगर हमने इससे ज्वाइन किया तो क्या हुआ? आइदर ऑफ द पैरेलल साइड के ये पैरेलल है। अब जरा देखें कि हमारे पास देखो ये चीज हम तुम्हारे में क्या ये बात है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम चैप्टर डिलीटेड है ना, वास्तव में ये उसी से लिया गया है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं तो तुम्हें ये पता चल जाए, ठीक है, कि ऐसा में क्यों। हाँ अच्छा अच्छा, ये देखो कि एक बात बताओ, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और पैरेलल लाइन में एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां लिखो कि ए बी, दिस इज ए बी लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है? CD के। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू CD। तो पहले देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर का जो अभी डिलीट हो गया, लेकिन लोगों की पुरानी किताबों में था, तो उसका एक बता दें तो हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाए। अब ए बी इज पैरेलल टू CD। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर ए बी पैरेलल टू CD और दोनों का बेस सेम है, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का, तो क्या एरिया सेम होगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है उत्कर्ष, अगर एक कोई कह दे हम तो वहां तक दिल्ली तक जाके एरिया लेंगे, हम यहाँ भी क्यों रहे आगे, तो भी क्या उसका भी एरिया सेम होगा? ये क्यों नहीं जानते हैं कि सेम होगा? इसका रीजन वो देखो, इन्होंने कहा कि ये दिल्ली नहीं अमेरिका जाना चाहते हैं, कहते हैं हम तो अमेरिका जाके लेंगे तब भी सेम ही रहेगा, और सही बात है। क्यों? ये हम बताते हैं। तो इन्होंने कहा कहीं भी चले जाओ या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, लेकिन एरिया सेम रहेगा। ये देखो, ये बताओ कि ये हाइट और ये हाइट सेम लग रही है? बताओ, क्योंकि पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या होती है? और ये और आगे चले जाओ तो क्या ये भी हाइट सेम है? अच्छा ये बताओ, इस हाइट को अगर हम h लें, इसे भी h लें, तो कैसे भी h लें, तो एरिया ACD बोलो कितना हुआ? अब इस बार समझिएगा कनिष्का, तो बताइए क्या क्या लिखें? एरिया ACD बताओ। हाफ इनटू इनटू कौन सा बेस? नाम भी बोलो। CD। सही है, हाफ इंटू H इंटू CD हुआ। अच्छा अब मुझे बताओ एरिया BCD बताओ। BCD का बताइए आप मुझे। हाफ इनटू H इनटू CD। तो क्या सेम हो गया? तो दैट इज ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल्स एंड सेम बेस आर हैविंग इक्वल एरिया। रिपीट करो, ट्रायंगल्स बिटवीन, फिर से सुनो, Triangles between two parallels of having same base have same area. सही है, इस चीज को लिखने बहुत अच्छा था। ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल, इसकी बात छोड़ो तीसरे वाले की, वो तो होगा सब में वही H आएगा नहीं आएगा, वही CD भी तो आएगा। तो अब क्या लिखेंगे बताओ? ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। रिपीट करो। Triangles between same base and नहीं बोलो। triangle inside parallel lines having ऐसे नहीं होता है। हाँ
triangle between two parallels and having same base have equal area. सही, ये लिखो ट्रायंगल्स बिटवीन सेम बेस, बिटवीन सेम बेस है और क्या बताइए, बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड, और साथ में क्या है, एंड सेम बेस, और सेम बेस होगा देवी का तो क्या होगा, हैव इक्वल एरिया। इतनी समझा के बस। अब हम यहाँ समझे कि मैंने इसे क्यों पैरेलल कहा, बाकी तो हम समझा देंगे, कन्वर्स ऑफ एमबीटी है। आपका एक लाइन यही तो बन रहा है ना कि ये पैरेलल क्यों है, नहीं तो सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। अब जरा देखो हमारे पास फिर भी उससे भी नहीं होगा क्योंकि इनकी वैल्यू ही नहीं दी है। इस क्वेश्चन को इतना समझ लो, ये इसका प्रूफ हम कल कराएंगे। इसका प्रूफ अभी इसमें वैल्यू नहीं दे रहा है और कुछ ही होगा, ठीक है कि नहीं। बस ये जान लीजिए कि अगर किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दिया जाए देन इट इज पैरेलल। यानी आपको ये दिया गया है कि एक क्वेश्चन आपके में ये दिया है कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन दिया है ऐसा जिसमें 3 पैरेलल्स हैं और वो इंटरसेप्ट, अगर इसमें ये इक्वल इंटरसेप्ट है तो दूसरा वाला भी ये इंटरसेप्ट इक्वल होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो हमने ये देखा था कि इन 3 पैरेलल्स, अब उसका ये कन्वर्स है। इफ LMN are parallel, एक क्वेश्चन है कि नहीं बुक में, LMN are parallel and one transversal cuts P cuts equal intercept, तो Q also will cut equal intercept। तो इसके लिए क्या किया था, बोलो ये मिला दिया था और ये कहा था कि इक्वल इंटरसेप्ट है पैरेलल है तो यहाँ भी इक्वल कट करेगी, तो ये मिड पॉइंट हो गया था। और फिर बोला ये इसके पैरेलल है तो वहां भी कर देगी, तो ये चीज है। ये और ये जस्ट इसका उल्टा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इक्वल कट कर रही है और पैरेलल दिखाना पड़ेगा, कल देखेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन है इसका कन्वर्स ही है, मतलब किसी भी एक तरफ अगर दोनों तरफ इक्वल इंटरसेप्ट है तो फिर क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे हमने कहा पैरेलल हो तो इक्वल इंटरसेप्ट और इक्वल हो मतलब तो पैरेलल होगा, इक्वल इंटरसेप्ट हो तो पैरेलल, दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, जस्ट उसका उल्टा है तो वो पैरेलल। उसका कन्वर्स हमको प्रूव कराना है, तो देखेंगे कि किस थ्योरम से प्रूव होता है। अभी तो नहीं समझ रहा, ठीक है। ओके इस क्वेश्चन को कनिष्का फिर से बताएंगे आपको। आगे देखिए 9th क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 110, ऐसा दिया है। तो हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x, ओके, x क्यूब प्लस 1/x दिया है, तो x प्लस 1/x स्क्वायर। नाउ ये बताइए x प्लस 1/x का क्यूब क्या होता है, दैट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, x इंटू a इंटू b और a प्लस b। बोलो ये चीज होती है, फिर से समझो। ये हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस, तो यही चीज लगाएंगे। अच्छा इन दोनों की क्या वैल्यू है, 100, ये दोनों कट गए तो ये कितना आया, 3 इंटू 1 और अंदर क्या आया, x प्लस 1/x, और यहाँ भी x प्लस 1/x ही है। तो लिखो x
प्लस 1/x का क्यूब है, इतनी चीज हो गई। ठीक है, अब जरा देखिए कि x प्लस 1/x की आपको वैल्यू चाहिए, इसे a मान लो थोड़ी देर के लिए। a इसको क्या मान लो, लेट x प्लस 1/x को ले लो a, तो क्या ये a क्यूब हो गया और उधर क्या हो गया 110 प्लस 3a, मतलब इसे a ले लो। तो जहां जहां होगा हम a की वैल्यू निकाल ले तो क्या x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिए इसको इधर ले आइए, a क्यूब माइनस 3a और माइनस 110 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हम फैक्टराइज करें, a क्यूब माइनस 3a, तो एक फैक्टर इसका निकालने की कोशिश करो किसी न किसी मेथड से। ओके, तो अब ये 1 2 3 4 डालोगे तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से कम में से नहीं जाएगा। एक फैक्टर इसका क्या हो गया 5। तो अब हम आगे देखें, तो मान लीजिए पी ए है, तो फिर बाकी फैक्टर भी निकाल लेंगे। क्यूब है तो 3 फैक्टर होंगे। 1 रख के देखो, 1 से तो नहीं जाएगा, 1 में क्या 110 तक पा जाएगा। 2 रख के देखो, 2 में से तो 80 पाएगा, 8 से क्या 110 का मुकाबला कर लेगा। 3 रख के देखो तो 27 ही बनेगा, 27 क्या 100 के मुकाबले है। 4 रख के देखो, 4 क्यूब कितना होता है 64, तो भी नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे 5 रखोगे तो 125 हो जाएगा। तो बोलो P5 रखने से क्या होगा, 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 और माइनस 110 इज इक्वल टू 0, तो कितना हुआ 5 माइनस 15 और माइनस 110 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 125 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। इफ 0 इज रिमाइंडर देन बाय फैक्टर थ्योरम क्या हुआ कि x तो नहीं है a माइनस 5, तो बाय फैक्टर थ्योरम ये 0 क्या हो गया, ये रिमाइंडर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम कनिष्का इतना समझ में आया, कहाँ से नहीं आया बताओ बताएं। चलो, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिखोगी, बोलो। बाय फैक्टर थ्योरम बोलो x minus 5 x है ही नहीं कहीं, a minus 5 तुम्हारा a के टर्म्स में है क्वांटिटी। a minus 5 तो a minus 5 इसका क्या हुआ, factor of p इस फैक्टर ऑफ पी ए। कितनी बात समझ में आई। अब जरा देखिए, तो a माइनस पी, अब a माइनस 5 से डिवाइड करो तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। चलिए नाउ, a की तो वैल्यू ही आ गई ना, लेट a। अच्छा तो आई गई बस यही आंसर, जी, तो अब आगे का काम ही नहीं करना है। तो a यही आ गया ना, a माइनस 5 है तो a इसका फैक्टर है। इधर a की वैल्यू, अब इससे क्या क्या चीज हो गई, तो a equals a to की वैल्यू आ गई ना, a minus 5 ओके। फिर भी अभी a माइनस 5 इसका फैक्टर है और ये पी ए दिया हुआ है। पी ए क्या है, दैट इज इसके 2 फैक्टर होंगे, एक a माइनस 5 होगा और एक और भी होगा ना, 2 फैक्टर होंगे कि नहीं। ये तो ये इधर ले आया तो 0 हो गया कि नहीं। तो अब जरा देखो, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, हम दूसरा भी निकाल ले, पता नहीं और भी तो ना वैल्यू आ जाए, ऐसा तो नहीं कि और भी वैल्यू है, क्यूब है ना। यहां से तो तुम्हें यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो, इससे डिवाइड करो, a क्यूब माइनस 3a और माइनस 110, तो नाउ a क्यूब का करो। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो फिर ये a क्यूब हो गया, यहाँ तक क्या हो गया a क्यूब हो गया, और इससे डिवाइड, हाँ इससे मल्टीप्लाई करो, तो अब ये चीज अलग से लिख दो, माइनस 5a स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ठीक हो गया। ओके, अब इसको कट कर दीजिए। ये कट होने के बाद इसको पहले लिखो, हाईएस्ट पावर को क्या करो और माइनस 110। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5a, तो प्लस 5a, 5a से करो, ठीक है, और इसको करो। डिवीजन सर ये -5 स्क्वायर बाहर कैसे बताएं? कहाँ पे बताइए, शुरुआत से डिवीजन
हमने इसे डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो a है, ये a क्यूब है तो a स्क्वायर से कर लें, तो a स्क्वायर से किया तो एक a क्यूब आया। अब इसकी कोई होमोजीनियस टर्म नहीं है तो इसे अलग लिखना पड़ेगा, और कहीं तो नहीं लिख सकते, लेकिन चूंकि इसकी हाईएस्ट पावर है तो अगले बार इसे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसको हमने लिख दिया, अब ये 5a स्क्वायर है, बाकी छोटी छोटी धीरे धीरे छोटी करते हुए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो 5a स्क्वायर तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 5a से करना चाहिए, तो 5a से करो तो क्या हुआ बताइए, 5a स्क्वायर और क्या आएगा -25a, तो यहाँ माइनस और ये प्लस ये चला गया, कितना बचा 22a प्लस का बचा, क्योंकि साइन चेंज करोगे ना। अब किससे करें अरविंद, 22 प्लस का प्लस 22, तो 22 से करो, 22a minus 100. तो 22a और माइनस 110, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, देखो, तो एक हमारे पास आ गया जो PA है, उसके दो फैक्टर हो गए, a -5 और दूसरा क्या है a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 22। अब देखिए, एक तो यह है कि तुमने इसको कर लिया, अब 5 डाल के देख लो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है यहीं से ही तुम कह दो कि भाई हमारा आंसर आ गया, हम तो सब छोड़ के चले अगले क्वेश्चन। 5 रखो यहाँ पे, तुम्हें एक ऑप्शन दिया ना उसमें 5, यहाँ 5 रखो, तो क्या ये 5 क्यूब हो गया और ये 110 हो गया, और 3 into 5 अपने आप ही कर देना, सर मेरा तो आंसर आ गया। अरविंद टाइप कर लेना, तो अरविंद ऐसे कर लेते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, समझाई बात की नहीं। लेकिन क्योंकि हमें तो MCQ चाहिए, हम क्यों 1 मिनट से ज्यादा लगाए, नहीं। लेकिन एक है कि नहीं, अगर ये बड़ा भी आ सकता है क्वेश्चन, तब क्या करोगे, तो एक पुट कर लेने में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं MCQ के। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इसी की वैल्यू ही तो उधर, जब मैं उधर ले गया था तो 0 है, तो या तो ये 0 और या फिर ये 0। 22 के तुम क्या ऐसे कुछ कर सकते हो कि 5 आ जाए, नहीं कर सकते, मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रही, तो इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट्स मिडिल टर्म कैन नॉट बी स्प्लिट। सो आइदर जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 होता है तो या पहला 0 हो या दूसरा 0, ये दोनों 0 हो, तो आइदर a -5 इज 0, या फिर क्या हो सकता है 5a plus 22 is equals to 0। तो मिडिल टर्म कैन नॉट बी स्प्लिट, नॉट बी स्प्लिट, इसलिए इसे छोड़ दिया, और इसे a कितना हो गया 5, लेकिन a किसे माना था, तो ये आंसर आ गया। नाउ अगला देखें, -25 इज सोल्यूशन ऑफ दिस, तो n की वैल्यू बताओ, 10th में -25 किसका सोल्यूशन है, सो 2x प्लस my इज इक्वल्स टू 2x। अच्छा, अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो 2 into -2 प्लस m into 5 इज इक्वल टू 11, तो -4 प्लस 5m इज इक्वल टू 11, तो 5m कितना हो गया कनिष्का 15, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3। चलो, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ABCD is a rhombus. No. 11th में एक rhombus दिया है, ABCD 50 degree. 50 डिग्री, तो ABCD, ACB 40 है, कैसे दिया है, ACB ऐसे ही है, AC ये 40 डिग्री है, ठीक है। देन ADB, तो आपको ये बताना है कि ADB कितना होगा, ठीक है, ये चीज बताना है।
तो अब हमारे पास ये तो 40 डिग्री हो गया। हाँ? सर एंगल ए भी 40 होगा, ये तो 90 डिग्री हो गया। और रोम्बस का जो होता है डायगोनल वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, एक ये भी बात है। या फिर और दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ये कितना हुआ? ये हो गया 50 डिग्री और ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो ये बताओ कि अगर एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट से ये वाला आएगा, वो 40 यही पूछा। ADB पूछा है सर। ये अल्टरनेट आ गया, ये जेड बन गया ना, यही पूछा गया। ये तो सही है। और वैसे भी इसके और इसके वजह से 50 भी होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वे एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं। हो रहा है कि नहीं? देखो इसकी वजह से ये 50 और जैसा तुमने बताया अल्टरनेट की वजह से ये 50, तो इक्वल हुए कि नहीं? हर पैरेललोग्राम के डायगोनल के एंगल बाइसेक्टर होते हैं। नहीं, क्योंकि ये देखो, मान लो मेरे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है, तुम सिर्फ देख के बताना, ज्यादा नहीं कहेंगे। ये ऐसे कर लिया, तुम्हें ये दोनों एंगल इक्वल लग रहे हैं उत्कर्ष? नहीं लग रहे हैं ना। ये चीज इन्होंने मन में सोची। The quadrilateral formed by joining the midpoints of, अगर ये बताओ जो रेक्टेंगल के डायगोनल क्या एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं? इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये बहुत अच्छा बताया। आप भी देखो कि इन्होंने बता दिया कि सर रेक्टेंगल में तो ये और ये इक्वल है नहीं। तो वही इन्होंने बता, टीचर ने पूछा हाथी कहाँ पाए जाते हैं, बोले हाथी इतने बड़े होते हैं, पहली बात वो खोते ही नहीं है, तो पाए कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने बोल दिया रेक्टेंगल में, तो उन्होंने कहा एंगल बाइसेक्टर का केस ही नहीं बन रहा है। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखें। स्क्वायर में एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। रोम्बस में और पैरेललोग्राम में नहीं हो सकते। रेक्टेंगल में नहीं, वो देखने से ही पता चल रहा। ठीक है, ओके। नाउ 12th क्वेश्चन देखो। अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ PQRS, तो टेकन इन ऑर्डर। ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है। कल तो अगर हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लो और उनके मिड पॉइंट को मिलाओ। ये पहला क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज तो बदल गई है, नहीं तो मैं बताया था गरीब ये है ना। तो मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल मयंक बनेगा वो क्या होगा, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मान लीजिए जैसे A B C D है, रेक्टेंगल होगा PQ, तो ये तुमने किया था, ये मिला दिया था। सुनो, तो ये चीज इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाया जाए, और ये भी इसके पैरेलल, ये इसके हाफ, और ये भी, मतलब दिस इज हाफ ऑफ दिस मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये दोनों क्या पैरेलल हो गए? क्योंकि टू थिंग्स पैरेलल टू वन थिंग, और अगर इक्वल और पैरेलल हुए तो सही बता दिया। तो दैट मींस इट इज ए पैरेललोग्राम। तो PQRS इज पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर एक्सरसाइज का 8.2 ना, पहले ये 8.3 हुआ करती। नाउ अब देखो 13th क्वेश्चन अमन, ये ऐसा 12th हो गया। 12th में बस तुम्हें यही बताना था, पैरेललोग्राम करके बता दें कि समझ में आ गया है। रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? ऐसे अपनी मर्जी से, यानी रेक्टेंगल करने के लिए तुम ऐसा करो कि वो वही निकालो 8.3 वो कह रहा है जब रोम्बस होगा तो रेक्टेंगल होगा। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है, तो वो धीरे धीरे और रेस्ट्रिक्ट करता जा रहा है बाहर वाले को। कह रहा नहीं, अब मैं क्वाड्रिलेटरल से और थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट करता हूँ। अब मैं क्या लेता हूँ, निकालो बुक में तो पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कब कब क्या होगा सर, एक जगह सारे केस लिखा दीजिए, हम लोगों को भी पता चले। चलिए वही एक्सरसाइज निकाल लो।
पहला क्या है, क्वाड्रिलेटरल में ये है, और रोम्बस होगा तो रेक्टेंगल। देख लो क्वाड्रिलेटरल क्या, तो मान लीजिए आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है एनी, तो फिर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय मिड पॉइंट्स, formed by joining mid points। देखो इसका टेबल बना लो, तो यहां अगर एनी क्वाड्रिलेटरल है तो मैं यहाँ क्या लिखूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को लो, उनके मिड पॉइंट को मिलाओ तो पैरेललोग्राम। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या रोम्बस दिया है, इसे क्या दे दिया, रोम्बस। सेकंड क्वेश्चन है 8.3 का, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। और फिर और किसी क्वेश्चन में रेक्टेंगल है तो ABCD इज रेक्टेंगल, तो रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रोम्बस, तो ये अल्टरनेट में करेंगे, ठीक है। बस यही 3 क्वेश्चन है, 3 केसेस हैं, और एक 5th एग्जाम्पल भी है, उसको भी देख लें, उसमें भी ऐसा ही कुछ है, और कुछ नहीं दिया, बस इतना ही है। चल तो अब 13th क्वेश्चन देखें, कौन सा डी, कौन सा 13 में, 13th बता रहे चंदन, 12th का क्या आंसर होगा, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम दिया तो है, सी बोलो। नहीं सर मैं तो सी मार्क किया, इस और रेक्टेंगल हमने मार्क नहीं सी किया है। हु केयर्स। देखो उधर देखो ना, हमने सब लिख दिया कि कैसा अगर शेप होगा तो मिड पॉइंट के मिलाने से क्या बनेगा, अगर एनी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल पे रोम्बस बन रहा है, रेक्टेंगल पे रोम्बस बनेगा, रोम्बस पे रेक्टेंगल। पढ़ो तीनों क्वेश्चन, बुक तो सामने है। the quadrilateral formed by joining midpoints of the sides of quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle। sir question में rectangle if पूछा है ना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा, हाँ सर। चेक करें क्या कह रहा है, इज ए रेक्टेंगल, यदि वो रेक्टेंगल कब बनेगा, जब ये डी सही कह रहा है, रेक्टेंगल कब बनेगा, जब डायगोनल्स करेक्ट बोल, वो ये केस कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिड पॉइंट को मिलाने से यदि रेक्टेंगल बनता है तो क्या केस होगा, रोम्बस का केस होगा, मिड पॉइंट को मिलाने से, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और 8.3 एक्सरसाइज है। तो अगर रेक्टेंगल बन रहा है मिड पॉइंट को मिलाने से, तो वो बाहरी फिगर क्या रोम्बस होगा, और रोम्बस के डायगोनल आपस में एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात बताइए, नहीं? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन ही वो नहीं कर रहे थे जो दिया था, वो पढ़े ही नहीं, ऐसे ही कर दिया, नहीं? तो इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, समझ में आ गई बात, रेक्टेंगल है तो रोम्बस होगा, और रोम्बस के पैरेलल वो डायगोनल्स कैसे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इट इज 12th का डी। 13th देखो, that is PQ और R, PQR और O, यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये 120 है, अस्मिता ये 120 है, तो ये कैसा एंगल होगा बताओ, रिफ्लेक्स POR, ये बताते हैं आप, 240, क्योंकि इसका डबल होगा, रिस्पॉन्स कर रहा है तो 240 डिग्री रिफ्लेक्स। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कल इज द माइनर आरपी इन द गिवन फिगर। तो एक हमारे पास आरपी है माइनर आर्क और ये मेजर आर्क है, ठीक है। अच्छा बताओ माइनर आर्क के सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, माइनर आर्क 120, क्योंकि इस ये 120 है तो ये 240 हुआ है, और तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। अच्छा ये बताओ
कि मान लीजिए कि अगर कोई आर्क सेंटर पर 90 डिग्री बना रही है तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो टोटल में से उसने कहा मैं 90 डिग्री बना रही हूं, तो इसका मतलब है वो कितना पार्ट ले जाएगी, दैट इज 90 बाई 360 पार्ट ऑफ टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर होती है, तो भाई 2 पाई आर में एंगल में जितना बंटवारा है उतना ही पार्ट उसका होगा, ज्यादा एंगल होगा तो उसको ज्यादा सरकमफ्रेंस मिलेगी और पूरा 360 ही ले ले। दैट इज, इसको क्या कहते हैं बताओ, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या कहलाती है, ये फार्मूला किसका है, तो लेंथ ऑफ आर्क। अब ये देखो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला है, थीटा अपॉन 360। कितने का, अब मान लीजिए 90 डिग्री हो, क्वाड्रेंट हो, तो कितना पार्ट उसको मिलेगा 360 और 2 पाई आर, तो इट इज 1/4 ऑफ 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट हुआ। और अगर वो 120 ले रही है तो सरकमफ्रेंस में कितना होगा 1/3 ये देखो 360 upon 120 मतलब 120 upon 360। हाँ इधर ध्यान दो सुहाना। दैट मीन्स अब अगर 120 ले, 120 समझ में आया, तो हम क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी 120 और अपॉन 360 और 2 पाई आर। ये कितना होता है क्या 1/3, तो सरकमफ्रेंस में वो उसको कितना हिस्सा मिलेगा 1/3 मिलेगा। तो यानी अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी पार्ट हो जाएगा, सी ऑफ द सर्कल। 14th क्वेश्चन देखिए, द सम 0.3 एंड 0.4 कितना होगा, दैट इज पहले 0.333 है, सर 7.9 सर 7.9 आएगा। क्या चीज 7/9 सर 7/9। तो ये चीज तुम जोड़ रहे हो किसके साथ 0.4444, यही तो जोड़ रहे हो। तो बताओ हर एक में 777 होता जाएगा, तो इट इज 0.7777, यही हो गया कि नहीं, ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद इसे x लिखो और 10x को क्या लिखोगे 7.7 बार, और 10x माइनस x क्या हो गया 7.7 बार माइनस 0.7 बार, यही तो 0.7 बार है। तो ये 9x कितना हुआ 7, तो x कितना हो गया 7/9। ठीक है, यस सर। सिंपली ऐड कर लो, ऐड करने के बाद उसे x मानो और 10 करोगे तो ये उधर चला जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर लो जैसे करते हो। The graph of linear equation is a line which meets x axis। तो x axis पे क्या चीज कनिष्का 0 होती है, ये लगा देते हो, दूसरे लोग बता देते हैं, तुम एक ही लगा बैठी रहती हो। तो the graph which meets x axis, तो टू at x axis, at x axis देविका क्या चीज 0 होती है, और y एक्सिस पे सही है, at बात नहीं करो, at x axis ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट 0 हो गया। तो हम 2x plus 3y is equals to 6, 2x plus 3y is equals to, this implies y is equals to 0। ये दोनों ही वो कर रहे हैं यहाँ पर दिस इज 6 है। पूछो तो शो क्या पूछ रहे हो, सर 15 क्वेश्चन में डाउट था मेरा। हाँ तो पूछिए। सर 15 क्वेश्चन में बी भी सही है डी भी सही है। तो इसमें 15th क्वेश्चन में ये 3 हो गया, तो अब यहाँ क्या कह रहा है x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट हो गया 3 0 इज डिजायर्ड पॉइंट। समझ में आई बात कि नहीं, x एक्सिस पे वो कहाँ कट करेगी 3 0। 16th में देखिए, हमारे में तो बी में ही लिखा है, अब और कौन सा y एक्सिस पे क्या कट करेगी, तो जब y एक्सिस पे ले जाओ तो x 0 कर देना, तब क्या होगा 0 2। तो ये पॉइंट 0 2 है, लेकिन हमें उसका आंसर थोड़ी ना देना है कि y पे काम कट करे, नहीं
हमें तो एक्स एक्सिस पूछा कि एक्स एक्सिस, अगर वो कहता कि एक्सिस पे, रेफरेंस एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, तब दोनों लिखना पड़ता। अगर वो कहेगा नहीं एक्स एक्सिस पे बताओ और वाई एक्सिस पे, जो पूछेगा उतने ही तो बताएंगे। Next question is side BC of AB is produced. Side BC of ABC, ABC लें और BC को प्रोड्यूस कर दें, ABC टू D द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और एंगल का बाइसेक्टर करो, ठीक है। मीट्स इन L, L दिया है, मीट्स इन L का क्या मतलब है? मीट्स इन L, L तो कुछ है ही नहीं सर, वो नीचे वो हाँ? तो क्या चीज करें? सर बीसी का मीट्स साइड, बस ये एंगल बाइसेक्टर कर लो, नहीं मीट साइड, ये L हो गया, मीट्स साइड, यही साइड है, ठीक है। मीट्स साइड इन L, बस ऐसी बात है। अब जरा देखो सर देखो हाँ? कौन ही रखना सर बाहर तो अब उधर न रखो, तुम लोग, तुम तेज हो ना, फिर आइंस्टीन को भागना पड़ा था हिटलर को लेके। जान बचानी है तो बचो, अपने तुम टेस्ट ट्यूब लेके काम करो उनसे, ठीक है। सो ACD कितना है? दैट इज 115, और ये दोनों एंगल इक्वल है, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होता है। और ABC 30 डिग्री ये 30, क्या इन दोनों को x x ले लें? 2x plus 30 equals to अब ये देख लीजिए कि 2x plus 30 हो गया, एंगल बाइसेक्टर दिया है, और ये कुछ पता चल सकता है, ये तो निकल जाएगा। ये चीज क्या ये x plus 30 डिग्री है, इन दोनों का ये बाइसेक्टर है, देख लो फिर से ध्यान दो भाई, एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है, और इन दोनों का सम कर लिया जाए तो क्या ये आ जाए? फिर से समझो, इन दोनों का सम करो, ये आया, और इन दोनों का सम करो, ये यस सर। बता दें। दैट इज एंगल ALC क्या है बताओ? दैट इज एंगल B और प्लस एंगल BAL, सो दैट इज 30 डिग्री और प्लस x। अब ये मुझे बताइए कि एंगल ALC और प्लस x इज ACD, ALC कितना है? 30 प्लस x और प्लस x, इट इज 115 डिग्री, तो बोलिए 2x इज इक्वल्स टू 115 में से 30 माइनस करो जरा, 42.5। तो 42.5 है इसमें कहीं? नहीं सर आगे वो प्लस 30 भी तो करना सर पड़ेगा। x की वैल्यू वो तो अच्छा 40, मतलब ये चीज 42.5 है या 85/2, चलो 42.5 x हो गया। अब क्या पूछ रहा है? ALC बताना है, प्लस 30 कर लेंगे। ALC इज 42.5, देखो ये x की वैल्यू आ गई, 72.5। यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया, और प्लस 30 करो, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है 72.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। So in a bar graph 0.25 centimeter length of a bar represent 100 people, तो अगर 2000 people को करना है, so 100 people is represented by 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर that by 0.25 सेंटीमीटर, तो 2000 1 people represented by क्या होगा?
यूनिट फैक्टर मेथड लगा दिया है जैसे छोटे क्लास में करते थे। तो 2000 तो क्या कर लेंगे, सो इट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू 2000। तो 2 0 से 2 0 कट गए। कनिष्ठा बताओ तो जरा क्या आ जाएगा, 5.0 आ जाएगा ना, क्योंकि इससे 500 आएगा और 500 में 20 into 25 कितना होता है, 20 into 25, 25 to 50, 25 to 50 और 500 हुआ, 2 डिजिट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगला देखिए, in the ratio of the volumes of two sphere, the ratio of their surface areas. तो वॉल्यूम का रेशो 1:8 है दिव्या, तो उनके सरफेस एरियाज का क्या रेशो होगा, ये देखो V1 by V2 is equals to 1:8। V1 को क्या लिखते हैं, 4/3 पाई R1 का क्यूब और 4/3 पाई R2 का क्यूब, यही तो 1/8 है। ये कट गया, अस्मिता बात समझ में आई, ये दिया है और मैंने दोनों का फार्मूला लगा दिया। तो R1/R2 और होल क्यूब कर दो, तो यहाँ पे क्या 1/2 का क्यूब करना है, तो क्यूब से क्यूब कट गया, या टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट। तो बोलिए R1/R2 क्या हो गया, 1/2 हो गया, क्यूब रूट 1/3 1/3 दोनों पावर लगा दीजिए। तो मुझे ये बताइए कनिष्ठा उनके सरफेस एरिया का क्या रेशो होगा, ठीक है, कोई दैट इज S1/S2 पूछा गया है। तो S1 के लिए क्या लिखें, 4 पाई R1 स्क्वायर, 3 कैसे हो सकता है, 4 पाई R2 स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और R1 बाई, और इसका स्क्वायर करो तो 1/2 है यार। देखो ये वैल्यू कितनी दी है, R1/R, तो 1/2 रख दिया और बाहर क्या कर दिया, स्क्वायर, तो दैट इज 1/4। तो वॉल्यूम का रेशो 1:8 है, तो सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा, बोलो बोलो, रेडियस का रेशो क्या होगा, बोलो, वॉल्यूम का, अरे सरफेस एरिया, चल अब यहां से हम टेकिंग क्यूब रूट करें, तो क्यूब रूट करने के बाद इनमें क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट क्या होता है कि अगर जोड़े में तिगड़ी होती है तो उसको एक करके बाहर निकालती है, जैसे पेयर में नहीं होता है, तो अगर क्यूब रूट हुआ तो 3 से 1 निकलता है, समझ में आ गई बात, और नहीं तो 1/3 की पावर ही लगा दो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 3 का क्यूब रूट लिया, 1/3 लगाओगे तब भी तो 3 से कट जाएगा, नहीं, दोनों साइड, so that is R1/R2 it is equals to 1/2। अब फिर सरफेस एरिया निकाल लेना, तो S1/S2 क्या फार्मूला लिखे कनिष्का, अस्मिता बोलो, देविका क्यूब में तो नहीं होता, सुहाना 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई चला गया और R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 1/2 है और उसका स्क्वायर करो तो ये कितना आ गया, सही है, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो असर्शन देखो और रीजनिंग, कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो 214 से जाती हैं, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एज इनफाइनाइटली, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 19 वाला करवाना है। अच्छा 19 देखो,
द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इस रेशो में पैरामीटर इसमें है, द एरिया विल बी दिस। क्या ऐसा सही है? डी होगा सर, डी है? डी हाँ? डी होगा इसका। बी है ये ए, और दूसरा क्या है? द पैरामीटर। तो पैरामीटर से तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, एरिया का तो हिरोन्स फार्मूला से देना चाहिए था। पहले तो एरिया ही निकाला जाए, तो इसका एरिया निकाला जाए, दैट इज 25 14। तो एस कितना हो गया? Okay, okay. 25 14 और क्या है? So ratio with the x. 12। एक्स बोलो। सर रेशियो में The ratio with the X. द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा इसका पैरामीटर दिया, ओके X ओके। में लेटर ये तो x में, तो पहले हमें सर x तो का 10 क्या आएगा। आ जाएगा? 25x प्लस 14x और प्लस 12x इट इज इक्वल टू 510। तो ये 51 आ रहा है क्या? 510 तो x कितना हो गया? 10। तो 25x कितना हो गया? 250 और 14x 140 सेंटीमीटर और 12x ये सेंटीमीटर में आ गया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, तो उसकी वजह से सेंटीमीटर बना रहा और दैट इज 120 सेंटीमीटर। तो s कितना हो गया? क्या पेरीमीटर बाई 2, दैट इज 510 बाई 2। कनिष्का इसका डिवीजन बताओ। 2 5 तुम बड़ी देर 5 255 255 सेंटीमीटर। तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, दैट इज 255 माइनस 250, 255 बात नहीं करो, और दैट इज 255 माइनस 120। सो 255 इंटू 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 60 प्लस 55, दैट इज 115। और ये कितना हो जाएगा? 255 और 120 तो 135। तो 5 इसमें से निकाल लो, तो 5 निकालेंगे तो क्या 51 बचेगा? 51 को भी तोड़ देंगे, 17 इंटू 3 होता है। ये 5 है, इसमें से 5 निकालो कितना आएगा? 5 3 जा, तो एक 5 पहले निकाल लें, ये सही कह रही है 23 लिखो, इसमें से भी 5 निकाल, 5 निकाल लिया तो 5 2 10 और 5 7, ये चीज है। अब इसमें से और निकलेगा क्योंकि 51 को क्या लिख सकते हैं बताओ? पहले 5 और 5 तो बाहर कर लो, तो 5 इंटू 5 ले लिया और रूट में अब 51 को क्या लिखा है? 17 इंटू और ये 23 और इंटू 3 इंटू क्या सभी 3 बाहर निकल आएंगे, तो क्या होगा? 25 इंटू 2 3 इंटू 3, तो ये 25 9 का कर लो और अंदर में क्या लिखा जाएगा? 17 इंटू 23, तो दैट इज 225। तो बाहर आ गया, इसका जरा प्रोडक्ट करो फिर रूट निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो 17 और 23। 391 बस इसका रूट निकालना है। 391 देखो मैं पीछे से जोड़ा बनाया, किससे अब करें डिवाइड? 1 1 इज 1 तो आ गया 291। अब क्या करना चाहिए? ना 29 9 जाए 9 में जा रहा है, 9 9 जा 81 9 दुनिया 261 आ गया, तो ये कितना आ गया? 30 तो दैट इज 30, डेसिमल लगाओ 2 0 और ये 29 में 9 ऐड करो 38। तो क्या लिया जा सकता है? समझो ये 40 है, 4 7 28, 8 बार चल जाएगा। 8 8 जा 64 प्लस और 8 8 जा 64, 8 3 जा 8 24 और 7। कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो
मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, 19.7 या 8 लिया जा सकता है, बाकी चेक कर 7 बिट। तो 19.7 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 225 से। कैलकुलेटर में करना। लो करो कैलकुलेशन। यस सर। 19.7 ये लो मल्टीप्लाई करो, रूट भी निकाल लो 391 का, रूट करके 391 डालो जरा, हाँ पहले रूट डालो। रूट डालना ही नहीं आता। हाँ, हाँ। बाद में रूट मत डालना, पहले रूट डालना। 19.77 आ रहा है, तो 19.8 आ गया। अब इसी में मल्टीप्लाई करो 255 का, कुछ करना नहीं, बस इंटू कर दो। कितना आया? 225 अरे 225 को करो, 19.77 और 19.77 में इसको करना ही नहीं। तू इधर अमन तू कर भाई, ये ले तू भी है। अमन इधर ला। मल्टीप्लाई कर दो। भाई का दिमाग ये आया 19.77 और 225, तो कितना आंसर आ गया? 5 multiplied by 19 कितना है? 7 सही है। सही है। कितना है बोलो? 4,448.25। और यहाँ पे उसमें क्या है? 448.1, तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, तुम फिर से निकालो, रूट के अंदर 391, उसको पूरा जिंदा रखो, उसी में मल्टीप्लाई करो 225, आ जाएगा। 448 आ रहा है, ज्यादा ही आ रहा है वैसे, ऐसे ही ज्यादा है। हाँ बोलो बोलो। पहले क्या है? 391 into ये आ गया, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय कितना? 225। हाँ 25 आ गया। कितना आया? सही आ सही गया। आ गया। सही आ गया। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, बस आगे डेसिमल और है। सही। बस सही है, पूरा एग्जैक्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गई बात कि नहीं? बी सही, इतना ही रखो। सर, ला लो।